ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विश्व श्रवण दिवस पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर हरमीत सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्रज्ञा देवरा। क्या आपने कभी सुनने के महत्व के बारे में सोचा है, चाहे वह शिक्षा, मनोरंजन, नौकरी या सोशल सपोर्ट के क्षेत्र में हो? आप इस वक्त यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, यह भी सुनने के महत्व को बताता है। आज विश्व श्रवण दिवस है। इस अवसर पर डेफनेस और हियरिंग लॉस के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर हरमीत सिंह हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि विश्व श्रवण दिवस क्यों मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व श्रवण दिवस के बारे में हमें कुछ बताएं। वर्ल्ड हियरिंग डे एक एनुअल इवेंट है जो विश्व सेहत संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आह्वान पर ये मनाई जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड। इस साल ये 3 मार्च को यानी कि आज के दिन ये मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 2007 में शुरू किया था। पहले इसको इंटरनेशनल ईयर केयर डे कहा जाता था और 2013 के बाद इसका नाम बदल के वर्ल्ड हियरिंग डे हो गया। तो इस साल ये 10वां हियरिंग डे मनाया जा रहा है। इस बार जो हमारा थीम रखा गया है वो है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, यानी कि अगर आप जीवन भर सुनते रहना चाहते हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में डेफनेस की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्टिमेट्स हैं, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जिनको किसी न किसी प्रकार की जो हियरिंग लॉस है, गिनती लगभग 6 करोड़ 30 लाख यानी कि 63 मिलियन बताई गई है। लेकिन जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एस्टिमेट के मुताबिक जिनका प्रोफाउंड लॉस है, यानी कि बहुत गहरा लॉस है, उनकी गिनती 40 लाख है। और इसके अलावा जिनको किसी एक कान से या थोड़ी मिकदार में जिनको हियरिंग लॉस है, उनकी गिनती इससे कई गुना ज्यादा है। और इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो 14-15 साल की उम्र से कम के हैं। और इसका देश की आर्थिकता पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है वो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। तो इसलिए ये एक बहुत ही गहर समस्या है। इससे पहले कि हम डेफनेस के बारे में और चर्चा करें, आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि डेफनेस क्या होती है और हियरिंग लॉस के क्या प्रकार हैं। डेफनेस हम उस स्थिति को कहते हैं जब आपके अंदर सुनने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इससे आपका कम्युनिकेशन करना और जो बोलने की जो समर्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जहां पे हम कम्युनिकेशन और स्पीच हमारा ओरिजिनेट होता है वो तभी डेवलप होता है अगर हियरिंग के सिग्नल्स हमारे पास पहुंचेंगे। 3 तरह की हम हियरिंग लॉस मानते हैं। पहला होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कान की जो बनतर है, इसमें हमारे 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी कान होता है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। अगर आपके बाहर के हिस्से में या मिडल के ईयर में कोई समस्या आती है, जैसे कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ईयर वैक्स इकट्ठी हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया है, तो उस वजह से जो बाहर की आवाज है वो आपके इनर ईयर तक नहीं पहुंच रही, तो इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। ये मेडिकली और सर्जरी के साथ इसका इलाज संभव है। जब इनर ईयर में कोई समस्या आती है, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है, ऑडिटरी नर्व को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी जो वजह से लॉस होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल लॉस कहते हैं। कई बार दोनों मिक्स होते हैं। तो ये बेसिकली 3 प्रकार का हियरिंग लॉस होता है। डेफनेस किन कारणों से होती है? सबसे कॉमन कारण तो है एजिंग, माने के बुढ़ापे का आना। जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्धावस्था में पहुंचता है तो हमारे जो हेयर सेल होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं। तो इसलिए बुजुर्गी के साथ हमारे में सुनने की क्षमता कम होती है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे कारण हैं, जैसे कि कभी हेड को इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, या आप एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन डीजे में या मोबाइल से लगे रहने से या हॉर्न की वजह से, या कोई ऐसी फैक्ट्रियां यहां आप काम कर रहे हो जहां लगातार शोर होता रहता है, वो भी हियरिंग का कारण बनता है। और कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे जो गर्भवती महिला है उसको रुबेला इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी हियरिंग बच्चे की इफेक्ट होती है। कई बार ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग कानों के ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसी तरह से मेनिंजाइटिस हो सकती है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, डायबिटीज हो सकती है। तो ये सारे कारण इसके रहते हैं। डेफनेस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? भारत सरकार ने सबसे पहले 2007 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जो 11 स्टेट में 25 जिलों के अंदर था। फिर इसको 12th प्लान के अंदर बढ़ा के लगभग 384 डिस्ट्रिक्ट तक 2017 तक कर दिया गया।
और 2017 के बाद जब से मोदी सरकार आई तो इन्होंने इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया है। मतलब नाउ इट इज यूनिवर्सल। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सुविधाएं जो गवर्नमेंट की प्रदान की जा रही हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि लोगों की जो सुनने की क्षमता में कमी आती है उसको जितनी जल्दी हो आइडेंटिफाई कर लिया जाए, जितनी जल्दी हो ठीक कर दिया जाए, उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाए ताकि देश के अंदर कोई बहरा ना रहे। ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इस कार्यक्रम के मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारे संविधानिक जो हमारा प्रावधान है उसके मुताबिक जो सेहत है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट माना जाता है। तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, लेकिन भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाती है स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देके। तो इसलिए हम लोग एक राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, हमारा जो सेहत परिवार कल्याण मंत्रालय है वो चलाता है। उसके अंदर सबसे पहले हम 6 सुविधाएं प्रदान करते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। फिर हमने इसको आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन जब आया तो हमने इन सेवाओं की जो गिनती थी वो बढ़ा के 12 कर दी। कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अब हम उसका भी टेक केयर करने लगे। तो उन 12 पैकेजेस में से एक पैकेज ये भी है जिसको हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस कहते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि स्टेट लेवल पे एक स्टेट हेल्थ सोसाइटी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है। तो इसके मेजर जो कंपोनेंट जैसे आपने पूछा है, तो आप समझिए कि सबसे पहले तो हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ऑडियोमेट्री लैब्स बने, हम वो लैब बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की डेट में 600 से करीब डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। करीब झारखंड स्टेट के साथ एक मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे 24 में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक ऑडियोमेट्रिक लैब बन गई हैं और बाकी 7 में भी ये मार्च 2022 में ही सेटअप कर देंगे। तो इस तरह से ही बाकी स्टेटों की भी स्थिति है। तो पहला काम हुआ कि हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप है वहां उसको मैन करने के लिए मैन पावर देना। तो मैन पावर के तौर पे एक ENT सर्जन रहता है, ऑडियोलॉजिस्ट रहते हैं, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट रहते हैं और एक इंस्ट्रक्टर रहता है। और उसके बाद जो हमारे पास ANM और आशा जो हैं वो विलेज लेवल तक उस कार्य में लगे हुए हैं। तो हम लोग न सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग का भी प्रावधान करते हैं। जैसे ये ऑडियोलॉजिस्ट और जो हमारे ENT सर्जन्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बाकी जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं या मेडिकल ऑफिसर हैं, जो नर्सेस हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही जो आशाएं और ANMs हैं उनको हम ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं। तो एक तरह से एक सीमलेस प्रोग्राम हमने बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, मैन पावर देने का और उसकी ट्रेनिंग देने का। और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो मैं कहूंगा वो है अवेयरनेस जनरेशन। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, हमने मैन पावर भी दे दी, लेकिन जब तक लोगों तक वो बात पहुंचेगी नहीं कि क्या सुविधा सरकार दे रही है तो उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर आज का जो फंक्शन या आज का जो इवेंट है वो भी उसी का एक हिस्सा है। तो आज वर्ल्ड हियरिंग डे हम मना रहे हैं। पूरा वीक इसकी रूपरेखा बनके जो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर हैं वो कैंप मोड में भी, घर घर जाके भी ये लोगों को समझाएंगे कि भाई ये बीमारी क्यों होती है। उसके लिए बकायदा गाइडलाइन बनाई गई है। तो वो उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि ये सुविधाएं सरकार दे रही है और आप इन सुविधाओं का फायदा ले सकते हो। तो लास्ट से हो गया, जब ये सब कुछ अवेलेबल हुआ तो हम लोगों को इसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। डेफनेस के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जैसे मैंने अभी बात किया कि ये सब कुछ करने के बाद अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो तो सर्विस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने अभी बात किया कि बच्चों में अगर हम एक 136 स्ट्रेटजी बोलते हैं, जैसे कि बच्चा जब भी पैदा हुआ 1 महीने के अंदर उसकी जांच हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि क्या ये कहीं बहरापन का शिकार तो नहीं होने जा रहा। तो 1 महीने में हमने उसकी स्क्रीनिंग किया और विद इन 3 मंथ जो भी टेस्ट वगैरह करने हैं उसके बेसिस पे डायग्नोसिस करना है। अगर बच्चे को ये समस्या पाई जाती है तो उसका विद इन 6 मंथ हमें रिहैबिलिटेशन का ट्रीटमेंट हमें शुरू कर देना है। इसके बाद जैसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर ट्रीटमेंट हुआ और जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे जब वो लग रहा है कि इसको कोई हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको रेफरल सर्विस हम बोलते हैं। हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वहां भेज दिया जाता है। और उसके बाद है रिहैबिलिटेशन। ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पाया गया कि इसको अब हियरिंग एड की जरूरत है तो हम उसे हियरिंग एड प्रदान करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये करता है। तो इस तरह की सुविधाएं सरकार देती है।
कार्यक्रम के तहत मिलने वाली यह सेवाएं क्या निःशुल्क हैं? श्रवण संबंधित जांच कहाँ कराई जा सकती है? ये पूरी की पूरी सुविधाएं हमारी भारत सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फ्री प्रदान की जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है उस पे हर तरह का इलाज अवेलेबल है। देश में लॉस ऑफ हियरिंग और डेफनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सरकार के भविष्य के लिए क्या योजना है? जी, कोई भी बीमारी हो उसके हम 4 या 5 एस्पेक्ट मानते हैं। सबसे पहला है प्रमोटिव हेल्थ का मतलब है कि आप अपनी शरीर क्षमता को इतना बढ़ाओ कि आप बीमार हो ही ना। इसमें आज की जो हमारी हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी योगा की या आयुर्वेदिक नॉलेज है उसको हम मॉडर्न साइंस नॉलेज के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें योगा का काफी रोल रहेगा। कुछ आसनास ऐसे हैं जिनसे सेहत उनकी अच्छी हो सकती है, मतलब कानों की जो सेहत है वो अच्छी हो सकती है। इसको हम प्रमोटर मान के चलते हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिव में ये है कि मैंने अपनी क्षमता तो बढ़ा ली, अब मैं ऐसा व्यवहार करूं या ऐसा अपने कानों का ध्यान रखूं कि मेरे को कोई बीमारी हो ना। जैसे हमने बात किया था कारण क्या है, उन कारणों से बचना है। जैसे फायर क्रैकर्स हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशन का एरियाज है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल है या फैक्ट्रीज हैं, उन स्थितियों से अपने आप को बचा के रखा। ऑटो टॉक्सिसिटी है, इन सब स्थितियों से अपने आप को बचा के रखना है। तो आपने प्रोमोटिव कवर कर लिया, प्रिवेंटिव कवर कर लिया, लेकिन अगर इस सबके बावजूद भी आपको कोई समस्या आ गई है तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट एस्पेक्ट होता है रिहैबिलिटेशन। जैसे मैंने हियरिंग एड की बात की है, उसे बदली हुई परिस्थिति के मुताबिक कैसे जीवन व्यवहार करना है और हियरिंग एड कैसे पहनना है, कैसे उसका संभाल करना है। तो ये बेसिकली 4 एस्पेक्ट होते हैं। आम व्यक्ति लॉस ऑफ हियरिंग और डेफनेस को रोकने के लिए क्या सहायता कर सकता है? जब तक एक आम व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि मेरे को करना क्या है, और यही हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद है कि जन जन तक, हर व्यक्ति तक हमारा ये संदेश पहुंचे। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति के लिए मेरा ये संदेश है कि पहले खुद का, अपने कानों का पूरी तरह से ध्यान रखे, समय समय पर जांच करवाए, सरकार की जो फ्री सुविधाएं अवेलेबल हैं उनका फायदा उठाए। उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और संबंधियों को, उनको भी इन सुविधाओं के बारे में बताए। और इसके अलावा उसे अपने आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति महसूस होता है, बातचीत करने से लग रहा है कि इस बंदे को कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो उस बंदे को भी बताए कि इस तरह से सरकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो सबसे ज्यादा यही है कि जितने लोगों तक ये बात को पहुंचा सके उतना ही बड़ा आपका योगदान होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक नारा है, 1 नेशन 1 कंट्री 1 हेल्थ। तो हम उस नारा को तभी अचीव कर पाएंगे अगर हम लोगों में इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार करते हैं। और हमारा ये नारा है कि पूरे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति बहरा ना रहे, तभी हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर पाएंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व श्रवण दिवस पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर हरमीत सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्रज्ञा देवरा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।